नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे सर्कुलर नंबर 42 एसआरए के सर्कुलर नंबर 42 के विषय में हम समझेंगे कि स्लम एक्ट का सेक्शन 3C क्या है। दोस्तों, 3C में जब झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना शुरू होती है तो बहुत से लोग जो विरोध करते हैं वो अपनी झोपड़ी तोड़ने में आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के अंदर 70% सहमति अनिवार्य है और 70% सहमति के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO स्लम एक्ट के सेक्शन 3C में उस क्षेत्र को झोपड़पट्टी पुनर्वासन क्षेत्र घोषित करते हैं। मतलब वो क्षेत्र झोपड़पट्टी पुनर्वासन क्षेत्र घोषित हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के आधार पे ही किया जाता है, जिसके अंदर इन लोगों को पब्लिकेशन करना है 2 पेपर में, ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाना है और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो 3C का मतलब होता है झोपड़पट्टी पुनर्वासन क्षेत्र घोषित करना। तो दोस्तों, आते हैं हम अब स्लम के बारे में समझते, स्लम क्या है। तो दोस्तों, सेक्शन 4(1) के आधार पे स्लम घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्लम कितने टाइप के हैं। तो दोस्तों, पहला स्लम है डिक्लेयर्ड स्लम, यानी घोषित स्लम। घोषित स्लम वो है जो सरकार की प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कलेक्टर की प्रॉपर्टी, पाड़ा की प्रॉपर्टी जहाँ झोपड़पट्टी बसी हुई है, उसे घोषित स्लम कहते हैं। कहीं कहीं BMC की प्रॉपर्टियां हैं जो पहले से है, उसे घोषित स्लम कहते हैं, जिसमें अंदर इन्हें नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा स्लम आता है नोटिफाइड स्लम, यानी अधिसूचित, जो अधिसूचना के द्वारा स्लम किया गया है। अब उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ भी आती हैं, BMC की प्रॉपर्टियाँ भी आती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं आती और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे स्लम डिक्लेरेशन नहीं होता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे सारे आता है। तो अधिसूचना के माध्यम से इनका प्रोसीजर है सेक्शन 4(1) में कि इस चीज़ पे लोगों की राय ली जाए, ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाया जाए कि लोगों का अपना मत क्या है, और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसे एक मराठी और एक इंग्लिश पेपर में पब्लिकेशंस किया जाता है और बाकायदा इनका राजपत्र निकाला जाता है, जिसे अधिसूचना कहते हैं। इसलिए इसे अधिसूचित स्लम कहते हैं, नोटिफाइड स्लम। अब तीसरा स्लम आता है दोस्तों सेंसस स्लम। सेंसस स्लम मतलब जनगणना के आधार पे लगाया गया स्लम, इसको जनगणित स्लम कहते हैं। अब जनगणित स्लम के आधार जो लगाया जाता है तो उसकी भी प्रक्रिया सेम ही है, उसको भी उसी तरह नोटिस निकाला जाता है, वो चाहे प्रॉपर्टी प्राइवेट की हो या BMC की हो, क्योंकि BMC की कहीं कहीं प्रॉपर्टी का विवाद चालू है। जैसे कोई प्राइवेट क्लेम है, BMC कहती है मेरी ज़मीन है, प्राइवेट वाला कहता है मेरी ज़मीन है, वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो वहाँ पे सेंसस स्लम जब भी लगाए, जनगणना स्लम जब भी लगाया जाता है तो इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है सेक्शन 4(1) में, और उसी तरह जैसे नोटिफाइड स्लम की जाती है। लेकिन बहुत जगहों पे ये चीज़ प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि जो एरिया स्लम डिक्लेयर्ड नहीं है उस पर इशारे लागू नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत जगह तो
स्लम एक्ट में सेक्शन 14 मतलब एक्विजिशन है, उसमें एडिशनल कलेक्टर द्वारा नोटिस दी जाती है और ज़मीन का एक्वायर किया जाता है। एक्वायर करने के बाद उसको स्लम डिक्लेरेशन होता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया 4(1) की है, 14 की है, और उसके बाद ये 3C में ये CO का अधिकार है कि उस चीज़ को झोपड़पट्टी पुनर्वासन क्षेत्र घोषित करें। लेकिन आज मुंबई में अब कई ठिकानों पे अगर स्लम के बारे में डिक्लेरेशन मांगेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेंसस स्लम डिक्लेयर की गई है। सेंसस स्लम में जब जनगणना हुई थी, जैसे 85 में भी हुई थी, फिर 2000 के करीब हुई थी, तो उस जनगणना के आधार पे ये सेंसस स्लम डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन उसको करने का तरीका मैंने बताया, जो कानूनी है वही माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। जैसे BMC की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी जो BMC क्लेम करती है कि प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन वास्तविकता में उनकी है नहीं, लेकिन वो उस पर प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने का टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत एक्वायर किया जाता है। अदर्स दूसरे जो भी योजना होती है उसके द्वारा एक्वायर किया जाता है। तो ये BMC का एक कार्यशैली है जिसके अंदर इनको वहाँ पे सेंसस स्लम घोषित करते हैं, लेकिन सेंसस स्लम के नंबर की न नोटिफिकेशन होता है न राजपत्र होता है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं। मेरे खुद के भी मैटर्स हैं जिसके अंदर ये मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात है, 10-11 की बात है, जिस समय हमारे सांता क्रूज की ही प्रॉपर्टी के अंदर हमने मांगा था कि भाई ये आप कह रहे हैं कि जनगणना स्लम है तो इसकी कॉपी हमें दी जाए। सांता क्रूज में खोतवाड़ी भीमवाड़ा पुनर्वासन विकास समिति जो एरिया है 8 लाख स्क्वायर फीट की, जिसका मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, जो ओरिजिनल ऑनर है एडवांस बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और BMC के बीच में, जहां BMC ने और सिटी सर्वे अधिकारियों ने अपनी मनमानी करके प्रॉपर्टी कार्ड पे ट्रांसफ़र करके BMC का नाम चढ़ा दिया 2015 में। जबकि BMC के वार्ड ऑफिसर जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है वो भी टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफ़र कराने का जुडिक्शन नहीं रखते हैं। अगर उस चीज़ पे अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है टाउन प्लानिंग फाइनल होने के बाद, तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उस चीज़ में बाकायदा जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, तो गवर्नमेंट जब किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो दोस्तों उसे अवार्ड देना पड़ता है। उस अवार्ड की कॉपी, अवार्ड का मतलब सर कंपेंसेशन होता है, चाहे सरकारी वर्ड बोले तो अवार्ड बोलते हैं, उसको कंपेंसेशन ही कहते हैं। तो उस अवार्ड की कॉपी को और प्रॉपर्टी की पेपर्स लगा के तब सिटी सर्वे के पास डाला जाता है और उसमें नाम चेंज कराया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2015 में वेस्ट वार्ड के एक मेंटेनेंस के असिस्टेंट इंजीनियर ने सिटी सर्वे में एक लेटर दिया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दो। सिर्फ उस लेटर के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, BMC का नाम आ गया, जिसके अंदर वहाँ के कई जो एक्चुअल लोग थे, जो अपने सो कॉल्ड चाल मालिक हैं, उन लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया और जितने प्लॉट थे सबको एक करके फाइनल प्लॉट नंबर 106 दिया गया। जबकि टाउन प्लानिंग रिकॉर्ड ये बताती है कि स्कीम इम्प्लीमेंट हुई लेकिन फाइनल हुई ही नहीं। द टाउन प्लानिंग स्कीम 1159 के अंदर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन वो फाइनल नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पे खोतवाड़ी भीमवाड़ा के जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको ये हिस्ट्री पता ही नहीं है।
हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूछा था कि सर आप MRTP एक्ट सेक्शन 88C में क्या आपने कार्रवाई किया है? तो उन्होंने मुझे उस समय लेटर दिया था, जो कि दोस्तों समय बड़ा बीत गया और मेरा इस प्रोजेक्ट में घर टूटने की वजह से सब डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ हो गए। जेरोक्स कॉपी मिल सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे मैंने करस्पॉन्डेंस किए थे, कहीं ना किसी करस्पॉन्डेंस में वो कॉपी होगी। तो उन्होंने लिखित में दिया कि हमने 88C में कार्रवाई नहीं किया। अब दोस्तों MRTP एक्ट 88C इसके विषय में उसका कहना ये है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करके फाइनल किया जाता है तो फाइनल के बाद प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर दिया जाता है जो एक्चुअल ऑनर हो। लेकिन यहाँ BMC ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी पे अपना ही नाम डाल दिया। प्रॉपर्टी कार्ड में नाम है एडवांस बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम था, और इनके बी फॉर्म पे नाम डाल दिया कि प्रॉपर्टी BMC की है और BMC ने प्रॉपर्टी परचेस की है। कहीं पे दिखाया कि BMC ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया है। हमने उस समय जब इनको पूछा था कि सर अगर ये प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है तो अवार्ड किसको दिया, उनका कहना था कि हमने BMC को अवार्ड दिया। तो सर बड़ी अजीब बातें हो रही थी वहाँ पर, तब बहुत अजीब लेटर आ रहे थे कि BMC अपनी प्रॉपर्टी पे खुद अवार्ड ले रही है। एक तरफ कह रही है प्रॉपर्टी BMC की है और अवार्ड भी BMC को दे रही है। तो ऐसे लेटर्स इन्होंने RTI में दिए थे उस समय। आज बहुत साल बीत गए, अभी मसला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी सब जुड़ाई से। उसके बावजूद भी यहाँ के वार्ड ऑफिसर्स, हमारे CO साहब उस बिल्डर के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं जो बिल्डर ऑलरेडी 2 जगहों से डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुका है। एक तो चेंबूर से डिफ़ॉल्टर घोषित हुआ है, दूसरा इसी एरिया से 2015 में अधिकारियों की मिलीभगत से उनको बिल्डर माना गया था, उसमें भी वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं सर दोस्तों, जो स्लम ऑनरशिप के नाम पे जो यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया है कि प्रॉपर्टी स्लम नहीं है, जिसके अंदर मुझे एडिशनल कलेक्टर से लेके उस समय डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट थे, उनका सबका लेटर पड़ा था कि ये प्रॉपर्टी स्लम डिक्लेयर नहीं है। उस समय रामानंद तिवारी जी थे SIC में इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और रामानंद तिवारी जी ने स्पेशली कहा था कि इनको कॉपी दिया जाए अगर आप बोलते हो तो स्लम है तो। और उस ऑर्डर में लिखा था कि जो स्लम अथॉरिटी है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये एरिया स्लम डिक्लेयर्ड नहीं है। फिर भी BMC में आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं है कि एरिया स्लम क्योंकि एरिया हकीकत में स्लम डिक्लेयर्ड नहीं है। दोस्तों मेरे पास पूरी मुंबई की स्लम डिक्शनरी डायरेक्टरी है जो मैंने BMC से लिया था। उस डायरेक्टरी में भी इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी BMC और SRA ज़बरदस्ती इस क्षेत्र को SRA करने के लिए बिना डॉक्यूमेंट कहती है एरिया स्लम डिक्लेयर्ड है। मतलब एक तरफ से तानाशाही हुई, ऐसा लग रहा है कि राजाओं का राज है कि ये कुछ भी करें। क्योंकि दोस्तों तकलीफ़ ये है कि हम फरियाद भी करें तो गुनहगार हैं, हम फरियाद भी करें तो गुनहगार हैं, ये गुनाह भी करें तो सरकारी है। हम फरियाद भी करें तो गुनहगारी हैं, ये गुनाह भी करें तो सरकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों का अधिकार, मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, आज़ादी क्या मीनिंग होता है आज़ादी का, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों लोग कहते हैं हम आज़ाद हो गए, कभी को लोग कहते हैं कि 1947 में आज़ाद हो गए, कभी कहते हैं लोग 2014 में हकीकत की आज़ादी मिली है। लेकिन दोस्तों गुलाम तो आज भी हैं हम।
आज़ादी उसको कहते हैं कि बिना मांगे हक मिले। यहाँ तो दोस्तों लड़ने के बाद भी हक नहीं मिलता है। इशारे में खाओ तो धक्के खा के घर पे आओ, इशारे में जाओ तो धक्के खा के घर पे आओ। अधिकारी बेवकूफ़ बनाते हैं, अधिकारी बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी जैसे पिछली वीडियो मैंने कहा था कि जिस अधिकारी ने मुझे कहा था कि सर आपका 300 का एरिया हमने एलओआई रिवाइज कर दिया है, आज सर मैंने उस एलओआई को लेके मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 3 पेज की सिर्फ एलओआई है, 3 पेज की एलओआई है। और उस एलओआई में न तो 225 का जिक्र है, ना 216 का जिक्र है, ना 300 का जिक्र है। तो एरिया कितना दे रहे हो आप, ये तो एलओआई में मेंशन ही नहीं है। तो ये अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई तो एक ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है, कोई तो एक ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है कि आप कुछ भी करो, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। दोस्तों एक अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी 2023 को हमारी योजना साई दुर्गा में प्रसाद लाड जी विधायक हैं, विधानसभा परिषद में उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, जिसके अंदर उसमें बताया गया कि हमारी सोसाइटी का बिल्डर द्वारा 2023 में 16,95,06,000 रुपया ड्यूज पेंडिंग है। और उसी अधिकारी ने 2023 के एंड में डेवलपर को कहा कि आप 1,38,000 60,000 आपका ड्यूज पेंडिंग है। दोस्तों अब ये लोगों के भाड़े भी खा जा रहे हैं। मतलब बिल्डर कुछ भी करे उनको पूरा सपोर्ट है। मैंने पहले कहा था इसका नाम स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी गलत है, इसको बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी कहना चाहिए। जहाँ पर बिल्डरों का पुनर्विकास हो रहा है, हमारा नहीं, झोपड़ों का नहीं, बिल्डरों का पुनर्वसन हो रहा है, उनका पुनर्विकास हो रहा है। आज एक आदमी, गरीब आदमी जिसको कानून पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ये किस प्रकार से ठगते हैं। दोस्तों अभी तो एक स्कैम और बताता हूँ, वो तो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है एसआरए में, जिसकी मालूमात सबको है, सीओ को भी पता है, तहसीलदार स्पेशल सेल को भी पता है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी पता है। हमने बार बार डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए, लेकिन ये हाई कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, ये सरकारी राजपत्र को नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि तहसीलदार स्पेशल सेल ने ऑर्डर दिया, हम उनकी बात मानेंगे। और जहाँ पे सीओ एसआरए ने भी 2018 में ऑर्डर दिया है, तो मसला क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों, और ये बहुत गंभीर मसला है। उस मसले ने हमारे यहाँ पे 250 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, 250 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन ये अधिकारी उस जाली पेपर को मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों मैटर ये है कि सेक्रेटरी भालचंद्र ठाकरे 2014 में सेक्रेटरी भालचंद्र ठाकरे थे, उनके सिग्नेचर से दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो कार्यकाल अपीलेट अथॉरिटी का जो था वो 13/1/2014 को ख़त्म हो गया। बाकायदा राजपत्र द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा 13/1/2014 को उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया भालचंद्र ठाकरे का। और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमारी सोसाइटी में 30-32 लोगों की पात्रता भालचंद्र ठाकरे साहब के सिग्नेचर उस पर है। अब वो सिग्नेचर ठाकरे साहब की है या फ्रॉड है, ये तो तहकीकात का मामला है। लेकिन उस पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसकी जो तारीख है वो 28 जनवरी 2014 है और 30 जनवरी 2014 है, जबकि ठाकरे साहब का कार्यकाल 13/1/2014 को ख़त्म हो चुका है। तो जिस अधिकारी के बाद जुडिक्शन नहीं है वो सप्लीमेंट्री पे साइन कैसे कर सकते हैं?
तो सप्लीमेंट्री कैसे निकाल सकते हैं? जबकि कोर्ट में खुद SRA ने बोला है कि 13/1/2014 को हमारा कास्ट सेक्रेटरी का जो पद था अपीलेट अथॉरिटी वो ख़त्म हो गया और अपीलेट अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट को बनाया गया और हमने जो भी अपील पेंडिंग थी वो उनके पास भेज दी। तो दोस्तों ये जो सप्लीमेंट्री जो निकली है, तो ये आप 32 लोगों की बात कर रहे हैं। आप 32 लोगों की बातें सोच रही हैं? नहीं सर, 30-32 तो हमारी सोसाइटी में है, तो पूरे मुंबई में कितने लोग होंगे? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा। जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट बनाया किसने। क्या वास्तव में माननीय भालचंद्र ठाकरे जी ने बनाया है या किसी और ने उनकी सिग्नेचर का यूज़ किया है? ये बहुत सस्पिशियस है, संदेहास्पद है। लेकिन डिपार्टमेंट स्कैम को चला रही है और उसी में से जो लोग बैठे थे हमारी सोसाइटी में, एक चेयरमैन थे और एक सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का तो तहसीलदार ऐसा लिख के दिया कि ये अपात्र हैं, मतलब 8 साल से वो सेक्रेटरी थे, अपात्र आदमी। 8 साल से अपात्र होके सेक्रेटरी बन के बैठे थे और सोसाइटी में ना तो मीटिंग हुई, ना कोई रेजुलेशन हुआ, ना किसी सर्कुलर का कंप्लायंस किया गया, ना लोगों को बिल्डिंग बताई गई, ना दुकानदारों को अधिकार दिया गया कि उनके घर दुकानें कहाँ होंगी। बस अपनी मनमानी और बिल्डर की साठ-गांठ से पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे स्लम, ये 3C, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, आज़ादी कहाँ है? आपको अपने भाड़े मांगने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, वो आज़ादी है? क्या आप उसको आज़ादी कहेंगे कि मेरा अधिकार मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे लड़ना पड़ रहा है, तो वो आज़ादी है? तो दोस्तों ऐसी आज़ादी किस काम की जहाँ पे आम नागरिक परेशान हो? पानी के लिए लोग जाके लाइन लगाए, पानी नहीं आने पे लोग भीड़ इकट्ठा करें। भाई पानी फ्री में नहीं दे रही, BMC पैसा लेती है, ग्राहक है उनके, लेकिन सुनना किसको पड़ता है? ग्राहक को। दोस्तों ये आज़ादी है। कुछ तो गलत हुआ सर, कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आज इन लोगों ने अधिकारियों को RTI का भी डर नहीं रहा है, जरा भी नहीं डरते RTI से। उसका कारण क्या है? RTI से क्यों नहीं डरते, उसका कारण मैं बताता हूँ। हम जब स्टार्टिंग में, हम तो 2002 से RTI कर रहे हैं, उस समय हमें भी सीखने में समय गया था। 2005 में सेंट्रल एक्ट आ गया, केंद्रीय सूचना का अधिकार। जब 2005-2006 में हम जाते थे SIC, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर के पास, तो दोस्तों वहाँ पे हम अपील फाइल करते थे, हमारी 15-20 दिन में हियरिंग लग जाती थी, ज़्यादा 1 महीना, और इतनी भीड़ भी नहीं रहती थी। हम तो कहीं कभी भी जाते थे तो कमिश्नर साहब कहते थे भाई बैठो, आ रहा हूँ मैं, मतलब एकदम खाली रहता था वहाँ पे। कुछ गिने चुने लोग हमारी अपीलें चलती थी, जिसमें उसमें सूरज जोशी जी थे, रामान तिवारी जी थे। उस समय लोगों को न्याय मिलता, कैसे मिलता था कि 15 दिन के अंदर हियरिंग हो जाती थी, ऑर्डर्स आ जाते, भाई रिप्लाई, इनको ये दो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो 18(8) में कंप्लेंट करने का अधिकार है। जब 18(8) पे कंप्लेंट जाएगा तो 18(8) भी कंपेंसेशन का भी प्रावधान था, तो इनको पेनल्टी भी लगती थी। तो आज का समय ये है कि सर अगर आप SIC में कोई भी अपील फाइल करेंगे तो ऑलरेडी उनके पास 1 साल की तो अपीलें वैसे ही वहाँ भरमार पड़ी हुई है, तो आपका नंबर 1 साल बाद आएगा। तो उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, और ये सरकार को सोचना चाहिए कि कानून बनाया गया, लेकिन कानून में कहीं तो गलती है। मेरा अपना मानना है फर्स्ट अपील बराबर है,
सेकेंड अपील हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बनाया जाए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एसआरए का है तो या तो सेक्रेटरी या तो सीईओ एसआरए, इनके पास सेकेंड अपील दिया जाए। बीएमसी का है तो जॉइंट म्यूनसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास डाला जाए। उसी तरह हर डिपार्टमेंट के हेड के पास डाला जाए, ताकि क्या होगा दोस्तों, हर अपील का बंटवारा होगा। बीएमसी की अपील बीएमसी में, एसआरए की अपील एसआरए में। अब यहाँ एसआईसी में सभी अपील जाके बैठ जा रही है, एक ही जगह जमा हो जा रही है। अब पुलिस की अपील जब भी वहीं पे, आप पुलिस की अपील को जॉइंट कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर को दे देना चाहिए। जब डीसीपी को दिया गया है तो सेकेंड अपील उनको या तो एडिशनल को दे दीजिए कि भाई आप सेकेंड अपील चलाइए। और आयोग के पास मात्र सेक्शन 18 में कंप्लेंट का अधिकार रखा जाए, जहाँ पे ऑर्डर होने के बावजूद भी जो जन सूचना अधिकारी है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे। आज के टाइम पे तो आप आरटीआई डाल के बोल जाओ, आपको रिप्लाई नहीं आता है, आपको रिप्लाई ही नहीं देते। अब जिन लोगों को पता ही नहीं कि इसके आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, वो बेचारे थक के बैठ जाते हैं, आगे जाते ही नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, और ऐसी ताकत है इन अधिकारियों के पीछे कि आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितनी भी चैनल बना लें, कितने भी चिल्ला के कानून समझा दें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। ये कानून तोड़ते हैं लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अभी बताइए, जो फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट देता है, जो अधिकारी फॉल्स रिपोर्ट देता है दोस्तों, उसके ऊपर आईपीसी की धारा 217, 218, 219, 220 में कार्रवाई होती है, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक काम नहीं है कि लोगों को मूर्ख बनाओ। लेकिन अधिकारी नहीं करेंगे कार्रवाई, अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई तो है जो हमसे हमारी आज़ादी छीनना चाह रहा है। दोस्तों, लड़ो, संघर्ष करो अपने अधिकारों की लड़ना पड़ेगा। हमें रोड पे नहीं जमा होना है, हम कानून से लड़ेंगे, न्याय मांगेंगे। देखिए कब तक न्याय नहीं मिलता है। कोई तो होगा जो न्याय नहीं देने के लिए खड़ा होगा। समय बलवान होता है दोस्तों, समय बलवान होता है। लेकिन ये तो हकीकत बात है दोस्तों, 2014 के बाद, मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मोदी जी तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो मोदी जी देखे और उनको समझ में 2000 के बाद करप्शन बहुत बढ़ चुका है। पहले तो अधिकारी डरते थे, अब तो डरते ही नहीं है। कोई तो ताकत उनके पीछे खड़ी है। चाहे मैं सेंट्रल पीएम मोदी जी के यहाँ लेटर भेज दूँ, 2 लेटर भेजा, 2 बार पोर्टल पे आया, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक मर रही बेचारी, 6-6 साल से भाड़े नहीं मिले, बिल्डर ऐस कर रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है दोस्तों? नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। ना अधिकारियों को नुकसान हो रहा है, ना बिल्डर का नुकसान हो रहा है। वो धन्ना सेठ है, अधिकारी भी धन्ना सेठ है। इन अधिकारियों को प्रॉपर्टी के बारे में अगर हकीकत में इंक्वायरी किया जाए ना, तो दोस्तों बोलने की तो दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं तो स्कैम होता है। तो अब मालूम ही पड़ जाता है कि किस अधिकारी के पास कितने पैसे निकले। तो ये बोलने की बात नहीं है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे सर, हम अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार, लोगों का अधिकार लोगों तक दीजिए, लोगों की आज़ादी मत छीनिए। आज हमारे एक मैडम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक निबंधक, बावनकुले मैडम, संध्या मंगेश बावनकुले। दोस्तों, वो तो बोलनी नहीं देती अपील में। वो तो अपील में जब बैठती है तो जज की कुर्सी बैठी तो खुद ही आर्ग्यूमेंट करनी चालू कर देती है। अरे भाई, अब जज की कुर्सी बैठी, आप हमारी बात सुननी है, हमारी पीड़ा सुनिए, हम विक्टिम हैं। बोलनी नहीं देती, नहीं बसा मला माहिती है तुम्हाला काय म्हणायचं आहे। और सबसे बड़ी बात तो सीधा बोलेंगे तो आप तो बिल्डर के आदमी हो ना, ताकि आपके मेरे साथ है, हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके मन में शंका पैदा करे
ऊपर से कहती कि आप पब्लिक में हीरो बन रहे हो। मैडम जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हीरो बनते नहीं है, हीरो बनाए जाते हैं, लोग बनाते हैं। लोगों को पता है हीरो कौन है, विलन कौन है। आपने कहा मैं न्याय देती हूँ, यही न्याय है कि 1 साल में रिपोर्ट ही बदली हो गई। 16 करोड़ 95 लाख 6,000 की रिपोर्ट को आपने 1 लाख 38,500 बना दिया। तो फिर 13-2 क्यों चालू है? फिर 13-2 की कार्रवाई क्यों चालू है? जब भाड़े दे दिए बिल्डर ने तो कार्रवाई बंद कर दीजिए, ऑर्डर दीजिए, हमें आगे जाने दीजिए, कोर्ट जाने दीजिए। हमें क्यों फंसा के रखी? 5-4 साल से हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो पूरी देखिए, कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, अधिकार हम मांगते हैं लेकिन मिलता ही नहीं। और ये जो अधिकारी बैठे हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्लम की। स्लम के बारे में हमने बताया कि स्लम 3 तरह के होते हैं। पहला डिक्लेयर्ड स्लम, जो सरकार द्वारा पहले ही घोषित कर दिए गए हैं, मतलब जाते नहीं, घोषित कर दिए गए हैं पहले ही। जब स्लम एक्ट बना था तब ये कुछ मुझे ख्याल से 71 या समथिंग में कुछ डिक्लेरेशन हुआ था उसका। उसके बाद नोटिफाइड स्लम किए जाते हैं और सेंसर स्लम भी किए जाते हैं। आज ये स्लम के नाम पे स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाए हैं। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है कि स्लम को उजाड़ के एडवांस स्लम बनाया जा रहा है पूरी मुंबई के अंदर? स्लम को उजाड़ के एडवांस स्लम बनाया जा रहा है। कुछ बिल्डर हैं, मैं तारीफ भी करूंगा, कुछ बिल्डर्स हैं, उनकी बिल्डिंगें स्लम की मैं देखता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाए। लेकिन कहीं कहीं पे तो बिल्डिंग तो ऐसे लगे एडवांस झोपड़पट्टी हो। आने वाले 10 साल 15 साल के बाद उन लोगों को घर मजबूरी में बेच के जाना पड़ेगा, या तो फिर 10 साल 15 साल के बाद बीएमसी की नोटिस डिलेपिडेटेड बिल्डिंग की लग जाएगी, जर्जरित इमारत की लग जाएगी, उस हिसाब की कंडीशंस है उसकी। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने बिल्डरों के ऊपर जो प्लान बनाने का जो दिया है, भले आप प्लान बनाइए, लेकिन जो उसके अंदर रूम, एक मकान किस तरह होता है, इसका डिजाइन सरकार को ही निर्धारित करना चाहिए था। इसी की वजह से आज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आज बिल्डिंग ऐसे बन रही है जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी नहीं आएगी, घर में हवा नहीं आएगी। 2 बिल्डिंग का गैप 3 मीटर होना चाहिए, तो वहाँ पे 1.5 रखा जा रहा है। हमारे सीयू के अधिकारी, सही के अधिकारी बोलते हम कर सकते हैं। मुझे ये समझ में, जब कानून है, कानून में बोला गया है कि कम से कम 3 मीटर होना चाहिए 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी, फिर भी वही लाइक अबाउट लोड बेरिंग की तरह बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जो चैनल पे नए, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।